Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 9. स्टूडेंट आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए आगाज करते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन में पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वो समझाता हूँ। डेफिनेशन की तरफ आए। डेफिनेशन में मेरे पास है द एनर्जी चेंजेस involved during the formation of a solution is called energetics of। यानी जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन प्रेपरेशन के दौरान जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ना इसके एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट, तो इसके एक्सप्लेनेशन में मैं कुछ बुनियादी बातें आपके साथ शेयर करना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। फिर उन कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर मैं आपको इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन समझाना चाहूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट? अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो, तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी इज रिलीज्ड, और आप जानते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम डेल्टा एच जो है हम उसे नेगेटिव लेते हैं। अब जितनी ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ये अट्रैक्शन वीक होगी उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। इसके बरक्स अगर दो पार्टिकल्स अगर इनके दरमियान रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। तो हम कहेंगे एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, और जब एनर्जी अब्सॉर्ब हो तो फिर हम डेल्टा एच जो है इसको पॉजिटिव लेते हैं। यह बुनियादी बात है। आप यूं कह लें कि जब दो पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के दूर जाएंगे, जब वो दूर जाएंगे इट मींस कि उनमें अट्रैक्शन कम हो रही है, वो दूर जा रहे हैं। उनको दूर ले जाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। जब दो पार्टिकल्स को आप दूर ले जाएंगे यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, दैट इज द एंडोथर्मिक अप्रोच। ऑन द अदर हैंड, जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे उनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज द एक्सोथर्मिक अप्रोच। अब एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास ये सॉल्वेंट है, दिस वन इज द सॉल्वेंट, और इसमें आप सोल्यूट ऐड करते हैं। ये सोल्यूट ऐड किया, दिस वन इज द सोल्यूट। तो जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, रिजल्टिंग थिंग इज द सॉल्यूशन। अब क्या सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई या अब्सॉर्ब हुई, ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक अप्रोच इसको देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, देखें जरा, मेरे पास ये बीकर है, इसमें मैंने एक सॉल्वेंट लिया, सपोज वाटर है। अब वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो डोमिनेंट अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें मैं एक सॉलिड सॉल्यूट ऐड करता हूं। सपोज आप कोई आयनिक कंपाउंड ले लें, जब आप उस आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनता है। अब इस दौरान कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सी रिपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व है, जरा उसको देखें। स्टूडेंट, हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो आपने आयनिक सॉलिड लिया उन आयंस के दरमियान, क्रिस्टल लैटिस में आयंस के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। अब जब वो आयनिक सॉलिड वाटर में आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल उसको क्रिस्टल लैटिस से तोड़ के लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आयंस की लैटिस से सेपरेशन होगी। अब उस सेपरेशन के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। यहां पे ये एंडोथर्मिक अप्रोच होगी। इसी तरह जब वो आयंस वाटर में आएंगे, सॉल्वेंट में आएंगे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा। उस डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन कम करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी।
दिस वन इज आल्सो द एंडोथर्मिक अप्रोच। अब तीसरी बात क्या हुई? तीसरी बात हुई कि each solute particle is surrounded by the solvent particles, यानी आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और उनके साथ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। इस अट्रैक्शन के दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी। अब दो जगहों पे एनर्जी अब्सॉर्ब हुई एंडोथर्मिक, और दो जगहों पे एनर्जी, एक जगह पे एनर्जी रिलीज हुई एक्सोथर्मिक। अब आपने देखना है कि ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केसेस में एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन के दौरान ज्यादा एनर्जी रिलीज हो और सल्यूट और सॉल्वेंट रिएक्शन उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी दरकार हो, तो ओवरऑल द रिएक्शन विल द हीट ऑफ सॉल्यूशन, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप इसके उलट होगा तो फिर द एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन विल बी एंडोथर्मिक। मैंने क्या कहा स्टूडेंट? मैंने आपसे कहा कि अगर, पहली बात की मैंने कहा कि अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन या मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोल्यूट अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन, अगर स्टूडेंट ये सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज्यादा होगी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन से, तो इसका मतलब है द हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी एक्सोथर्मिक, तो सॉल्यूशन से हीट रिलीज होगी। दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये आपने याद करना है, समझना। आगे बढ़ते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद एक टर्म आ गई हीट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन? माय डियर स्टूडेंट, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी दैट इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस फॉर्म सॉल्यूशन। जब किसी भी सब्सटेंस को आप सॉल्यूशन बनाने के लिए दें, उस दौरान सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान जो हीट रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी, उसे हम कहेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। जरा देखिए इसको। स्टूडेंट मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में आप वाटर को ले लें, वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट। आप वाटर का टेम्परेचर नोट करें, सपोज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसमें 1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करें। पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करने के बाद अब आप वाटर का टेम्परेचर नोट करें। ये सॉल्यूशन बन गया। अब आप इसका टेम्परेचर नोट करें। जब आप टेम्परेचर नोट करेंगे, अब इसका टेम्परेचर 25 से कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पोटेशियम नाइट्रेट इसकी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान, सॉल्यूशन बनने के दौरान इसने हीट सराउंडिंग से अब्सॉर्ब की, टेम्परेचर कम हो गया, तो इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या कहेंगे? इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दैट इज एंडोथर्मिक। इसके बरक्स आप बीकर में दोबारा पानी ले, इसका टेम्परेचर नोट करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसमें 1 मोल लिथियम क्लोराइड ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे, अब आप इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट करें, तो इसका टेम्परेचर 25 से इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि लिथियम क्लोराइड की सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान हीट रिलीज हुई, रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो हम कहेंगे इसकी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है। ये दोनों बातें देखें स्टूडेंट। मैंने आपसे पहली बात की कि अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट ले लें KNO3, आपने सॉलिड स्टेट में लिया, वाटर में डिसॉल्व किया H2O, मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं, तो आपके पास ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये आ गया जी एक्वस, और इस दौरान जो हीट अब्सॉर्ब हुई डेल्टा H, उसे मैं लिखता हूं, अब्सॉर्ब है तो मुझे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, और ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 35.7 किलो जाउल पर मोल। ये पॉजिटिव साइन शो करता है कि दिस वन इज एंडोथर्मिक, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसमें लिथियम क्लोराइड ले ले सॉलिड स्टेट में, इसको वाटर में ऐड करें। जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे, तो अब मैं इसे लिथियम क्लोराइड एक्वस लिख देता हूं, इसका सॉल्यूशन बन गया। और उस दौरान हमने कहा कि वो टेम्परेचर जो है वो
इंक्रीज कर गया, आई मीन एक्सोथर्मिक, और ये है -35 किलो जूल पर मोल। ये दो बातें हमने पढ़ी हीट ऑफ सॉल्यूशन से रेलेवेंट। स्टूडेंट एक और टर्म हमारे पास आ गई, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डेल्टा एच सॉल्यूशन इससे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन देखें। द हीट चेंज when one mole of a substance is dissolved in a specified number of moles of solvent at a given temperature, that is called the enthalpy of solution। ये जो मैंने डेफिनेशन बोली, आपको इसकी वजाहत ना इस एग्जांपल से इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं करता क्या हूं स्टूडेंट, मैं सोडियम क्लोराइड लेता हूं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लेकर इसको मैं 10 मोल्स वाटर में ऐड करता हूं, यानी यू हैव 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम एंड यू हैव 10 मोल्स ऑफ वाटर specified in a specified number of moles of solvent। in this case what is the solvent और उसके number of moles हमने कितने लिए 10। अब जब आप डिसॉल्व करेंगे you will have sodium chloride and मैं इसके साथ लिख देता हूं this is in aqueous solution। और इस दौरान जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है डेल्टा एच सॉल्यूशन, दैट इज 2.008 किलो जूल नॉट पर मोल, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है दिस वन इज एंडोथर्मिक। अब एक और काम करें, ये तो हमने 10 मोल्स लिए ना, अब आप सोडियम क्लोराइड ले लें और सोडियम क्लोराइड को अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें। बहुत बड़ी मिकदार में वाटर ले लें, उसमें सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें। आपको पता है कि ये सोडियम क्लोराइड जो है ये एक्वस फॉर्म में, और फिर आप इसको आयोनाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी सोडियम आयन क्लोराइड आयन, तो ये एक्वस ये एक्वस। स्टूडेंट इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई जिसे मैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कह रहा हूं, दैट इज 4 पॉइंट जो ऑब्जॉर्ब हुई 4.98 किलो जूल, ये मैं इसे पर मोल लिखूंगा। अब इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहां आपने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिया, ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ गया। यहां आपने क्या बनाया, यहां आपने इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया। डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपने a large amount of solvent लिया, उसमें सोल्यूट को ऐड किया, यू हैव इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। उस दौरान इसका मतलब हुआ कि 10 मोल सॉल्वेंट में जब आप सोल्यूट ऐड करते हैं तो एंथैल्पी चेंज कम है, और अगर आप इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आई वो उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तो ये मेरे पास है इस डेफिनेशन का मतलब। अच्छा एक और चीज है, ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसको मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन स्टूडेंट, डेल्टा एच सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू एच सॉल्यूशन माइनस एच कंपोनेंट्स। अब ये क्या चीज है, डेल्टा एच सॉल्यूशन तो आ गया ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये एच सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, एच हम कहते हैं, एच हम कहते हैं हीट कंटेंट। एच इज द हीट कंटेंट, एच इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी हम उर्दू में कहते हैं किसी सब्सटेंस में जखीरा शुदा हीट एच कहलाती है। किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी हीट है, हीट एनर्जी कितनी है, उसे हम एच कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, हीट कंटेंट कहते हैं। तो एच सॉल्यूशन, हीट कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। तो ए सॉल्यूशन क्या आ गया, एच सॉल्यूशन, आई मीन सॉल्यूशन बनने के बाद उसके अंदर हीट कंटेंट कितने है, हीट कितनी जखीरा है, हीट कंटेंट, हीट कंटेंट्स ऑफ सॉल्यूशन
आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। और स्टूडेंट अगर मैं एच कंपोनेंट की बात करूं तो वो भी यही है, हीट कंटेंट ऑफ कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बिफोर दे आर मिक्सिंग, सॉल्यूशन बनाने से पहले। अब इसमें जरा देखिएगा, अगर कंपोनेंट एक ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि हम एच को हम मेजर नहीं कर सकते। एंथैल्पी कैन नॉट बी मेजर्ड, चैप्टर 7 में हम पढ़ के हैं। हां, डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड, ये बात ध्यान में रखनी है। एंथैल्पी कैन नॉट बी मेजर्ड बट डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड। हीट कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन, हीट कंटेंट ऑफ कंपोनेंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड, वी कैन मेजर द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें अगर एच कंपोनेंट ये ज्यादा हो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से, यानी ये बड़ी वैल्यू हो, ये छोटी हो, ये 10 हो, ये 5 हो, तो आपके पास आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। और नेगेटिव एच सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। यानी मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि अगर एच कंपोनेंट्स, एंथैल्पी या हीट कंटेंट ऑफ कंपोनेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अगर इससे बड़ा हो तो इट मींस डेल्टा एच आपके पास जो आएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब है दैट इज एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट इसके बरक्स अगर मैं कहूं कि एच कंपोनेंट्स, आई मीन हीट कंटेंट ऑफ कंपोनेंट्स, दे आर लेस देन हीट कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नाउ डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, इट विल बी पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव होगा दैट शोज द एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक की तरफ इशारा करता है। और मैंने एक और बात भी आपसे क्लियर की कि एच कैन नॉट बी मेजर्ड, आप एच को मेजर नहीं कर सकते। हां, डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड बट डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड, ये बात ध्यान में रखनी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूं जिसमें डिफरेंट कंपाउंड की हीट ऑफ सॉल्यूशन दी गई। अब आप इसमें देख लें, ये मेरे पास टेबल है जिसमें एक साइड पे ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड और बहुत सारे कंपाउंड, और दूसरी साइड पे इनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन लिखी हुई है। अब आप इनकी बाज की हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव है, आई मीन सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान वो हीट रिलीज करते हैं, और बाज की हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव है, आई मीन सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान उनका वो सॉल्यूशन हीट अब्सॉर्ब करता है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। डिसॉल्विंग पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर, जितनी भी अभी तक मैंने आपसे बातें की है ना, जरा उनको एक और एंगल से देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस पूरी डिस्कशन के दौरान ना एक्चुअली दो टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक टर्म है लैटिस एनर्जी, एक टर्म है हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिसोल्यूशन प्रोसेस में किस तरह इन्वॉल्व है, और फिर वो एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन उसको समझने में हमारी कैसे हेल्प करती है, जरा इसको देखिए। हम ना पहले पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कुछ बातें जरा चीदा वो जरा देख लें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये कंटेनर, इसमें वाटर है, वाटर, और आप जानते हैं वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड वी ऑब्जर्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। मेरे पास ये पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड है, और आयंस के दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, एंड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस, उसकी फॉर्म है। आप ना पोटेशियम आयोडाइड इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आपके पास ये सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूशन के दौरान ना
मैं दो स्टेप्स आपके साथ खास तौर पर डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टेप 1 में क्या होता है, जो स्टूडेंट आपके पास स्टेप 1 है ना, स्टेप नंबर 1, उसमें यह होगा कि पोटाशियम आयोडाइड, इसके क्रिस्टल लैटिस में ये पोटाशियम आयन जो पॉजिटिव है और आयोडाइड आयन जो नेगेटिव है, दिस वन इज द पोटाशियम आयन, दिस वन इज द आयोडाइड आयन। इनके दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो पहला हमने काम क्या करना है, हमने पोटाशियम आयोडाइड इसके क्रिस्टल लैटिस में ये जो आयन्स हैं इनको सेपरेट करना है। ये आयन इसको अलग करेंगे, ये आयन इसको अलग करेंगे, इनको अलग करना है। इनको अलग करने के दौरान जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, चूंकि इनको अलग करना है, यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, सो दिस लैटिस एनर्जी इज पॉजिटिव इन दिस केस। अब लैटिस एनर्जी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड व्हेन आयंस आर सेपरेटेड फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से आयंस को सेपरेट करने वक्त जो एनर्जी दी दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। अब दूसरी बात, जब यही आयंस सेपरेट हो जाएंगे, अब वाटर मॉलिक्यूल इनको सराउंड कर लेंगे। ये आपके पास पॉजिटिव आयन है। अब वाटर HOH, this is partial positive, this is partial negative positive, this one is partial negative, it has the lone pair। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पोटाशियम आयन है। अब पोटाशियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल एक आ गया, ये वाटर मॉलिक्यूल एक और आ गया, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल आ गया। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर अपने ऑक्सीजन की मदद से इसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, इसके साथ अट्रैक्शन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और इसके साथ अट्रैक्शन। दिस वन इज आयन, ये आयन है, एंड वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर, और पोलर को हम कहते हैं डाइपोल। ये है डाइपोल, तो यहां पे अट्रैक्शन बनी, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये बनी आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब इस अट्रैक्शन की वजह से यहां से एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, एक टर्म सुने, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल, हाइड्रो मीन वाटर, तो ये जब हम हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन कहते हैं ना, तो इसमें जो आपका सॉल्वेंट है वो स्पेसिफाइड हो गया, वो वाटर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी, इससे पहले लफ्ज हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सल्यूट पार्टिकल को सराउंड करते हैं, पहली बात सराउंड करते हैं, और दूसरी बात, और फिर ये वाटर के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। अगर जिस प्रोसेस में ये दो काम हो, सल्यूट पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड सल्यूट पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान मैंने अभी तक आपके साथ दो किस्म की एनर्जीज की बात की है। एक लैटिस एनर्जी जो क्रिस्टल लैटिस में से आयंस को सेपरेट करने के लिए दरकार है, और दूसरी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो वाटर मॉलिक्यूल आयन को सराउंड करते वक्त जो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तो ये कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और वो एक्सोथर्मिक अप्रोच होगी। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम होगी तो दैट इज द एंडोथर्मिक अप्रोच, उसको हम एंडोथर्मिक अप्रोच कहते हैं। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन और इससे रेलेवेंट डिफरेंट जो है टर्मिनोलॉजी इसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।